नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर। तो विद्यार्थियों, हम तैयारी कर रहे हैं 8वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी विषय गणित के अंतर्गत। आज जो हमारा दिन है वह है दूसरा दिन। तो विद्यार्थियों, कल की क्लास में हमने कुछ सवाल हल किए थे और आज की क्लास में भी हम उन सवालों को आगे बढ़ाते हुए हल करेंगे। तो विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को हमारे वीडियो का फायदा मिल सके। तो विद्यार्थियों, 8वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं विषय गणित, जिसके अंतर्गत हमारा दूसरा दिन। नो टाइम पास, ओनली क्लास। और हम शुरू करते हैं आज की क्लास और करते हैं हम अगले सवालों को हल। कल की क्लास में हमने 10 सवाल हल किए थे, तो हम आज 11वें सवाल हल करेंगे। सवाल नंबर 11। आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और उसमें आप सवाल भी लिखते जाएं और साथ साथ में अभ्यास भी करते जाएं और सवालों को समझते जाएं। ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है जिससे 392 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो विद्यार्थियों, सवाल क्या है कि इसे सबसे छोटी प्राकृत संख्या में ज्ञात करनी है जिसको 392 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो चलिए विद्यार्थियों, इसको हम हल करते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 392 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हम यहाँ 392 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले इसमें 2 का भाग जा रहा है तो हम 2 का भाग देंगे। 2 एकम 2 बचा 1, 9 19, 2 नम 18, 1 बचा 2 12, 2 छम 12, 196। अब हम इसमें वापस 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 19 में 2 नम 18, 1 बचा 6 उतारा 16, 2 अड्डा 16। तो संख्या प्राप्त हुई हमें 98। पुनः 2 का भाग देंगे। 2 चौके 8, 1 बचा 8 उतारा 18, 2 नम 18। अब विद्यार्थी यहाँ पे न 2 का भाग जा रहा है। अब यहाँ 9 और 4 13, तो अब यहाँ पे 3 का भाग नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है। अब 7 का भाग 7 7 49, 7 का भाग देंगे 7 7 49। फिर हम 7 का भाग देंगे 7 एकम 7। तो इसके हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इन्हें हम लिख लेंगे 392 बराबर 2 को 3 बार 1 2 3 बार, उसके बाद में 7 को 2 बार 7 गुणा 7। अब विद्यार्थी यहाँ पे हम 3 के जोड़े बनाएंगे क्योंकि हमें पूर्ण घन प्राप्त करना है। तो 3 के जोड़े, यहाँ ये जोड़ा पूरा नहीं बन रहा है। बताइए, ये जोड़ा पूरा बन गया। इस जोड़े से साथ वाले जोड़े को पूरा करने के लिए हमें किस संख्या की ओर जरूरत पड़ रही है? हमें 7 की ओर जरूरत पड़ेगी जिससे ये जोड़ा भी पूरा हो जाए। तो विद्यार्थियों, 392 को हम किससे गुणा करेंगे वो पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, तब वो संख्या क्या होगी? 7। हम क्या लिखेंगे? अतः वह संख्या होगी। वह संख्या कितनी होगी? ये जोड़ा पूरा करने के लिए, 3 का जोड़ा पूरा करने के लिए अब हमें यहाँ 7 की आवश्यकता हो रही है।
यदि हम 7 को इससे गुना कर लें, तब ये 392 को हम 7 से गुना कर लें, तब यह संख्या पूर्ण घन हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ विद्यार्थी हमारा आंसर क्या होगा? 7। ये हमारा होगा आंसर। तो इस प्रकार से हमने 11वें सवाल को हल किया। तो विद्यार्थियों ये सवाल हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसके अगले सवाल को। तो विद्यार्थियों आप अधिक से अधिक अभ्यास करके गणित में आप समझ सकते हो सवालों को और उन्हें हल कर सकते हो। तो आप नियमित अभ्यास करते रहें और गणित को आप आसानी से समझने का प्रयास करते रहें। सवाल नंबर 12। कोई भी ठोस आकृति होती है, कोई भी ठोस आकृति होती है। तो विद्यार्थियों कोई भी ठोस आकृति वो द्विविमीय होगी या त्रिविमीय होगी? तब आपको पता है कि कोई भी ठोस आकृति क्या होगी? वह त्रिविमीय होगी। इसका क्या होगा? त्रिविमीय यानी 3D, जिसे हम क्या कहते हैं? 3D, त्रिविमीय। कोई भी ठोस आकृति जो होगी वह क्या होगी? त्रिविमीय होगी अर्थात 3D होगी। इसी प्रकार से सवाल नंबर 13। समतलीय आकृति होती है या समतलीय आकृति कहलाती है। बताइए समतलीय आकृति क्या कहलाएगी? द्विविमीय या त्रिविमीय? कोई भी ठोस आकृति त्रिविमीय कहलाती है और कोई भी समतलीय आकृति क्या कहलाएगी? द्विविमीय। द्विविमीय जिसे हम 2D भी कहते हैं। 3D और 2D ठोस आकृति है तो वह 3D होगी। और आपके यदि कोई समतल पे कोई आकृति बनी है, जिसे समतल आकृति जैसे कि आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, ये सभी जो आकृति होगी समतलीय आकृति होगी और वो द्विविमीय आकृति कहलाएगी। त्रिविमीय आकृतियों में कोई भी ठोस आकृति जैसे घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, ये सभी जो आकृति होगी वे आपके त्रिविमीय या 3D आकृति या ठोस आकृति कहलाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो विद्यार्थियों अगला सवाल, सवाल नंबर 14। यदि किसी बहुफलक के 8 फलक व 6 शीर्ष हों तो किनारों की संख्या कितनी होगी? तो किनारों की संख्या कितनी होगी? तो विद्यार्थियों को ध्यान में, यदि किसी बहुफलक के 8 फलक 6 शीर्ष हो तो किनारों की संख्या कितनी होगी वह हम ज्ञात करेंगे। तो विद्यार्थियों वह हम किसके सहायता से ज्ञात करेंगे? ऑयलर सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो यानी आपको ऑयलर सूत्र पता होना चाहिए, F + V = E + 2। F V की जोड़ और E में 2 जोड़ दें, दोनों मान बराबर आता है। यहाँ आपको ध्यान रखना, F यानी फलक, V यानी शीर्ष, E यानी किनारा। ये आपको तीनों को ध्यान रखना है। F यानी फलक, V यानी शीर्ष और E यानी किनारे। तब आपको इस सवाल में क्या दे रखा है बताइए? 8 फलक यानी F दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 8। F की जगह लिखेंगे 8। फिर शीर्ष कितने दे रखे हैं? 6। V यानी शीर्ष, शीर्ष की जगह लिखेंगे 6 बराबर E + 2।
8 में 6 जोड़ेंगे और ई में 2 जोड़ेंगे तो मान बराबर होगा। तब हम क्या करेंगे, 8 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 में 6 14। हम ये आगे कर लेते हैं, 8 में 6 जोड़ा कितना हुआ 14 बराबर ई प्लस 2। अब 2 को पक्षांतर करेंगे इधर तो 14 माइनस 2 बराबर ई। 14 में से 2 घटाएंगे कितने हो जाएंगे, 14 में से हम 2 घटाएंगे कितना आएंगे 12। इसका मान आएगा ई का, अर्थात किनारों की संख्या कितनी होगी 12। हम लिखेंगे अतः किनारों की संख्या होगी बराबर 12। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर होगा। ये आपको अगले सूत्र ध्यान में रखना है, a प्लस बी बराबर ई प्लस 2। अब जहां पे जो मान दे रखे हैं वो मान हमें वहां लिखने हैं और जो शेष मान हमें प्राप्त करना है किनारों की संख्या आगे आपके 12। तो विद्यार्थी इस प्रकार से हमने सवाल नंबर 12, 13, 14 को हल किया। आप इनका अभ्यास कीजिए। आगे बढ़ते हैं और करते हैं हम इसके अगले और सवाल। और हम 8वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए हम इस प्रकार से सवालों को नियमित हल करेंगे और आप अभ्यास के माध्यम से गणित को आप आसानी से समझ सकते हैं, गणित को आप आसानी से सीख सकते हैं। सवाल नंबर 15, द्विविमीय आकृति का उदाहरण बताइए। द्विविमीय आकृतियों के उदाहरण बताइए। तो विद्यार्थियों अभी हमने पिछले सवाल में भी हमने देखे थे, द्विविमीय आकृतियों के हमने उदाहरण समझने का प्रयास किया था। द्विविमीय यानी 2D यानी समतलीय आकृति है। समतलीय आकृति कौन सी होगी, वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, वृत्त है। यानी ये जो आकृति होगी वो क्या होगी, द्विविमीय आकृति अर्थात 2D आकृति कहलाएगी। विद्यार्थियों अगला सवाल, किसी घनाभ के सभी तल होते हैं। किसी घनाभ के सभी तल होते हैं। बताइए वो सभी तल किस प्रकार के होंगे। यदि कोई घनाभ है तो घनाभ के सभी तल क्या कहलाएंगे, आयताकार होंगे। सभी तल किस प्रकार के होंगे, आयताकार। हम यह लिखेंगे आयताकार। किसी घनाभ के जो सभी तल है वह आयताकार होंगे। और यदि घन आ जाए तो घन के जो सभी तल होते हैं वह कैसे होते हैं, सभी वर्गाकार होते हैं। किसी भी घन के सभी तल वर्गाकार होते हैं। सवाल नंबर 17, घनाभ में फलकों की संख्या होती है। घनाभ में फलकों की संख्या होती है। तो विद्यार्थियों घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता है चाहे घन हो या घनाभ हो उसमें फलकों की संख्या होती है 6। आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे तो कितने होते हैं, 6 होते हैं उसके घनाभ के फलकों की संख्या। तो हम लिख सकते हैं 6। डायरेक्ट लिख सकते हैं घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। सवाल नंबर 18, प्रत्येक ठोस बहुभुजी क्षेत्रों से मिलकर बनता है। प्रत्येक ठोस बहुभुजी क्षेत्रों से
बहुभुजीय क्षेत्रों से मिलकर बनता है। ये क्षेत्र कहलाते हैं, ये क्षेत्र कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों प्रत्येक जो ठोस है वो बहुभुजी क्षेत्रों से मिलकर बनता है, और वो क्षेत्र क्या कहलाएंगे? फलक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फलक। वे क्षेत्र फलक कहलाएंगे। यानी बहुभुजीय जो ठोस होगा वह किससे बनता है? फलकों से। जो उसका जो क्षेत्र होता है फलकों से बनता है। तो विद्यार्थियों हमने 18 सवाल हल किए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उसे हम हल करने का प्रयास करते हैं। किसी गण में फलक होते हैं। किसी गण में फलक होते हैं। तो विद्यार्थियों जिस प्रकार से हमने गणाब में देखे थे, गणाब में कितने फलक होते हैं? तो गणाब में 6 फलक होते हैं। इसी प्रकार से गण में भी 6 फलक होंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं। कितने फलक होंगे यहाँ पे? यहाँ पे भी 6 फलक ही होंगे। गण में भी 6 फलक होंगे। सवाल नंबर 20, त्रिविमीय आकृति के आकृतियों के उदाहरण बताइए। पिछले सवाल में हमने द्विविमीय 2D आकृतियों के हमने उदाहरण देखे थे, आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज। अब हमें त्रिविमीय आकृतियों के उदाहरण बताने हैं। तब हम ध्यान में रखना त्रिविमीय यानी 3D या ठोस आकृति। इसमें आपके घन, घनाभ, बेलन, शंकु, और आपके गोला, ये आपके जो आकृति हैं या ये जो त्रिविमीय आकृतियों के उदाहरण हैं, यानी ठोस आकृतियों के उदाहरण है घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने 20वां सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21, ऑयलर सूत्र बताइए, या ऑयलर सूत्र बताइए। अब आपको ऑयलर सूत्र जो हमने पिछले सवाल में भी किया था, तो हम ऑयलर सूत्र लिखते हैं F + V = E + 2। ये आपके ऑयलर सूत्र है। F + V = E + 2। F यानी फलक, V यानी शीर्ष, E यानी किनारे, और यानी हम फलक और शीर्ष को एक तरफ रखें और किनारे और उसमें 2 जोड़ के एक तरफ रखें, दोनों मान बराबर होंगे। इस सूत्र से हम, यदि हमें कोई भी फलक, शीर्ष और किनारों में से कोई 2 चीज दे रखी हो तो तीसरी चीज हम ज्ञात कर सकते हैं। सवाल नंबर 22, यदि किसी पिरामिड का आधार, यदि किसी पिरामिड का आधार एक त्रिभुज हो, एक त्रिभुज हो, तो शीर्षों की संख्या होगी, शीर्षों की संख्या
होगी। तो यहाँ विद्यार्थियों हमें समझना है कि पिरामिड बता रखा है और उसका जो आधार है, किसी पिरामिड का आधार कितना है, एक त्रिभुज है तो उसके शीर्षों की संख्या कितनी होगी। तो आधार में त्रिभुज, इसको आप समझ लीजिए कि जैसे कि ये आधार वाले तीनों क्या हो जाएंगे, आपके 3 शीर्ष हो जाएंगे और तीनों एक शीर्ष पे जाके मिलेंगे, तब आपके वो क्या होगा, चौथा होगा, यानी शीर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। शीर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 4। कैसे होगी, तीनों त्रिभुज वाले और जहां त्रिभुज के तीनों फलक मिलेंगे वहां चौथा शीर्ष हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। उस पिरामिड में शीर्ष कितने हो जाएंगे, 4। तो यहाँ हमने सवाल नंबर 22 तक हल किए। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसके अगले सवालों को हल। आप इसी प्रकार से नियमित सवालों को समझते हुए हल करने का प्रयास करते जाइए और नियमित आप सवालों का अभ्यास कीजिए, क्योंकि गणित में हम जितना अभ्यास करेंगे उतना हम बेहतर तरीके से सवालों को हल कर पाएंगे। सवाल नंबर 23, किसी आकृति के किनारे या और किसी आकृति के किनारों को हम कोण भी कहते हैं, या कोण जिन बिंदुओं पर मिलते हैं, जिन बिंदुओं पर मिलते हैं वे कहलाते हैं, वे कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, यदि किसी आकृति के जो किनारे हैं या कोण जहां जिन बिंदुओं पर या जिन शीर्ष पर जिन बिंदुओं पर मिलते हैं वह क्या कहलाएंगे, वे कहलाएंगे विद्यार्थियों शीर्ष। क्या कहलाएंगे, शीर्ष। तो विद्यार्थियों अगला सवाल 24, एक पासे में फलकों की संख्या होती है, एक पासे में फलकों की संख्या होती है। अब विद्यार्थियों पासा किस आकार का होता है, पासा घनाकार आकृति का होता है और घन में कितने फलक होते हैं, 6। इसी प्रकार से पासे में भी कितने फलक होंगे, 6 फलक होंगे, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, यानी कितने फलक होंगे, यहाँ पे भी 6 होंगे। फलकों की संख्या कितनी होगी, पासे में 6 होगी। सवाल नंबर 25, ऐसे ठोस जिनके सभी तल ऐसे ठोस जिनके सभी तल को हम पृष्ठ भी कहते हैं, समतल हो कहलाते हैं। ऐसे ठोस जिनके सभी तल समतल हो, सभी तल क्या हो, समतल हो, वे क्या कहलाएंगे, वे कहलाएंगे बहुफलक। क्या कहलाएंगे, बहुफलक। वे क्या कहलाएंगे, बहुफलक। ऐसे ठोस जिनके सभी तल या सभी पृष्ठ क्या हो, समतल हो, तो वे क्या कहलाएंगे, बहुफलक कहलाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने सवाल नंबर 25 को हल किया।
चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके अगले सवालों को भी हम हल करने का प्रयास करते हैं। आप इसी प्रकार से सवालों का अभ्यास करते रहें, नियमित अभ्यास करते रहें, जिससे गणित को हम इजीली समझ पाएंगे। सवाल नंबर 26, 6xy के गुणनखंड है, के गुणनखंड है, यानी इसका हमें गुणनखंड करने हैं 6xy के, इसके करने हैं 6xy। तब हम क्या करेंगे, इनको बांटेंगे, 6 के गुणे हम कर सकते हैं 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, फिर x और y, ये इसके गुणनखंड हो गए। 6xy के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा x गुणा y। सबको हमें अलग अलग करना है। 6 के हम गुणनखंड कर सकते हैं 2 गुणा 3, और इसी प्रकार x और y को हम गुणे में लिख देंगे, तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने 26वें सवाल को हल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसका अगला सवाल। a² प्लस 2ab प्लस b² का संक्षिप्त रूप होगा। तो विद्यार्थियों में ध्यान में रखना है सर समीकरणों को, और उसी के आधार पर हम इसको हल कर सकते हैं। a² प्लस 2ab प्लस b², ये कौन से सर समीकरण है, a प्लस b का होल स्क्वायर। हम यह क्या लिख सकते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b² का संक्षिप्त रूप क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये इसका संक्षिप्त रूप होगा। ये सर समीकरण हमें ध्यान में रखनी है। चलिए विद्यार्थियों, अगला सवाल करते हैं 28वां, x³ माइनस 64x के गुणनखंड है, के गुणनखंड कीजिए। अब यहां हमें x³ माइनस 64x का गुणनखंड करना है। चलिए हम इसके गुणनखंड करते हैं, x³ माइनस 64x। अब यहां आप ध्यान रखिए कि 64 8/64 होता है। यहां आपको इसमें से दोनों में से कॉमन क्या है, x दोनों में कॉमन है, तो हम यहां क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, x का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 गाते हैं, 1 गात कम पड़ जाएगी, x² माइनस 64x में देंगे तो 1 कट जाएगा, कितने बचेंगे, 64। अब हम यहाँ इसमें सर समीकरण लग रही है, तो हम यहाँ 8/64 कर देंगे इसको, यानी आप ये x, फिर यहाँ x² माइनस 8 का स्क्वायर। तब विद्यार्थियों क्या होगा, x² माइनस y²। तब उसका क्या होगा, x प्लस y, x माइनस y, जो सर समीकरण लगती है, a² माइनस b²। तब क्या होगा, a प्लस b और a माइनस b। इस प्रकार से हम इसको खोलेंगे, इसके कुछ नहीं करेंगे, कोष्टक के अंदर यहां सब समीकरण लगाएंगे ये वाली। तब क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी, a आपके x है और b आपके 8 है। तब इन्हें हम एक बार प्लस में एक बार माइनस लिख देंगे, x प्लस 8 और एक बार लिख देंगे x माइनस 8। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, x कोष्टक x प्लस 8 और x माइनस 8, ये इसका आपके आंसर हो जाएगा।
सवाल नंबर 28। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसका अगला सवाल। सवाल नंबर 29। 2x प्लस 3 का वर्ग होगा। तो यहां विद्यार्थियों में क्या करना है, 2x प्लस 3 का हमें वर्ग करना है। चलिए हम इसका वर्ग करते हैं। 2x प्लस 3 का हमें क्या करना है, वर्ग करना है, यानी हम स्क्वायर लगा देंगे। तब यहाँ पे सबसे पहले लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तब क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी ये सब संख्या इस प्रकार से खुलेगी। अब ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तब हमें क्या करना है, a का स्क्वायर करना है। a का स्क्वायर यानी हमें 2x का स्क्वायर, ये हो गया आपके a का स्क्वायर। फिर आपको प्लस 2ab प्लस 2a की जगह 2x और b की जगह आपको 3 लिखना है। और फिर प्लस b स्क्वायर यानी हमें 3 का स्क्वायर करना है। आगे समझ में एक बार वापस समझ लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तब ये खुलेगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ आपके a का मान है 2x और b का मान है आपके 3। a की जगह ये रखना है, b की जगह में ये रखना है। तब हमें a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 का गुणा हमें a और b से करना है। तब हमने 2 लिखा, फिर गुणा हमने किया a से, फिर गुणा किया b से, फिर प्लस b स्क्वायर यानी b की जगह 3 है तो हमें 3 का स्क्वायर करना है। इस प्रकार से सब सभी का मदद से हम इस सवाल को हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2x का स्क्वायर, अब यहाँ 2 का स्क्वायर, 2 × 2 4 और x का स्क्वायर। फिर यहाँ 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 प्लस 12x और यहाँ प्लस 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9। तो आपकी इसका इस प्रकार से होगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। ये आपके इसका आंसर होगा। विद्यार्थियों अगला सवाल हम हल करते हैं। सवाल नंबर 30। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान बराबर होता है, यानी किसके बराबर होता है। तब हमें इस सर्व समीकरण को हमें खोलनी है। तब हम इस सर्व समीकरण को खोलेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमने पहले भी एक सवाल में इसे कर रखी है। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी। इस प्रकार से हम इस समीकरण को खोल सकते हैं। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने सवाल नंबर 11 से सवाल नंबर 30 तक हल किए और कल की जो क्लास थी हमारी उसमें हमने सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 10 तक हल किए। और इस प्रकार से हमने 8वीं बोर्ड परीक्षा तैयारी विषय गणित के अंतर्गत जो हम तैयारी शुरू कर दी थी, हम उस तैयारी को कर रहे हैं, हम नियमित अभ्यास कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों आप भी इस प्रकार से इन सवालों का अभ्यास कीजिए और गणित के आप और भी सवाल लेकर के आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम गणित के में रट के याद नहीं कर सकते, उसे हम केवल और केवल समझ करके और अभ्यास करके ही हल कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों आपको आज की क्लास कैसी लगी, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख करके हमें जरूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLR को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और आप हमारे साथ नियमित क्लास का अभ्यास कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे और आप नियमित अभ्यास करके नियमित आगे बढ़ते रहे। थैंक यू।